मेरे बेटे की शादी पहले 3 बार हो चुकी थी। हर बार शादी की पहली रात को ही दुल्हन गायब हो जाती थी। कमरे से चीखने की आवाज़ आती, लेकिन जब तक हम पहुंचते उतने में दुल्हन गायब हो जाती थी। अब हम लोगों ने मेरे बेटे की चौथी शादी करवाई, लेकिन इस बार हमने प्लान बनाया कि हम लोग छुप कर देखेंगे कि आखिर कमरे में होता क्या है। जब हम लोगों ने उसके कमरे में छुप कर देखा कि आखिर दुल्हन गायब कैसे होती है, तो हमने कुछ ऐसा देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। हमने देखा कि मेरा नाम कविता है। मैं छोटे से साधारण परिवार में पली बड़ी थी। मैं और मेरा छोटा भाई अपने पिता के साथ रहते थे। मेरी माँ हमारे बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। हमारी परवरिश मेरे पिताजी ने की थी। खेतों में मजदूरी करके उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया था। मेरी पूरी पढ़ाई हो चुकी थी। अब मैं अध्यापिका पद की अच्छी सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रही थी। आज सुबह सुबह का समय था। मैं और मेरा भाई भी आज जल्दी उठ चुके थे, क्योंकि आज मेरे सरकारी नौकरी का परिणाम आने वाला था। मैं तो बस घबराहट के मारे अपने नाखून चबा रही थी। आखिर इतनी मेहनत जो की थी मैंने इस नौकरी के लिए, मुझे पापा दिलासा दे रहे थे कि सब कुछ अच्छा होगा। अब सिर्फ परिणाम आने में 1 घंटा बचा था। तभी हमारे पड़ोस के भैया अपना लैपटॉप लेकर आ गए, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं था। आज तक हमारे सभी परिणाम वही निकालते आए थे। अब मेरी परीक्षा का परिणाम आ चुका था और मैं अध्यापिका के पद पर जॉब लग चुकी थी। सब लोगों की खुशी का ठिकाना न था। सब लोग मुझे बधाई दे रहे थे। मैंने अपने पिताजी को कसकर गले से लगा लिया था, क्योंकि उन्होंने ही दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया था, जिसकी वजह से आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। साथ ही दुख भी था कि अगर आज माँ होती तो कितनी खुश होती, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते थे। जैसे ही मेरी सहेली को पता चला, वो सब हमारे घर आ चुकी थी और पार्टी मांगने लगी। पापा ने भैया को कुछ पैसे दिए और बाज़ार से कुछ मिठाई और नमकीन मंगवाई। सब लोगों ने जलेबी समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक का आनंद लिया। फिर कुछ देर हंसी ठिठोली करने के बाद वह सब चली गई और मैं भी अपने काम में लग गई। कुछ दिन यूं ही निकले। अब मेरी ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी थी। मेरे गांव से कुछ दूरी पर एक शहर था। उसी में एक स्कूल में मेरी पोस्टिंग थी। कुछ दिन तो मैं बस से आना जाना किया, लेकिन फिर मैंने एक स्कूटी ले ली और उसी से आने जाने लगी। पापा की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। छोटा भाई भी अभी 9वीं कक्षा में पढ़ता था। पूरे घर की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ चुकी थी। घर का काम करने के बाद अपनी ड्यूटी पर जाती थी। कुछ दिन बाद मेरी बुआ के लड़के की शादी थी। हम लोगों को वहां जाना था, इसलिए मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और हम सब शादी में चले गए। पापा को भी हम साथ लेकर गए थे, क्योंकि वो अकेले कैसे रह पाते और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उन्हें अकेले ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती थी। वहाँ जाकर हम लोगों ने शादी को अच्छे से एंजॉय किया और शादी के दूसरे दिन वापस घर आ गए। घर आकर मैं पूरे घर की सफाई में लग गई, क्योंकि इतने दिनों से बंद पड़ा था, जिसकी वजह से पूरे घर में धूल मिट्टी जम गई थी। कुछ दिन बाद पिताजी का तबीयत अचानक ख़राब हो गया। उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया। कुछ दिन एडमिट रखने पर भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं था। अब मैंने उन्हें बड़े शहर ले जाने की सोची। दूसरे दिन हम पापा को लेकर बड़े हॉस्पिटल में जाने ही वाले थे कि उससे पहले ही वो सब कुछ छोड़कर जा चुके थे। मुझसे तो मानो मेरी दुनिया ही छीन ली गई थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को और अपने भाई को संभाला और पिताजी की पैरवी हो गई और उसके बाद मेरी फिर से अपनी ड्यूटी पर जाना शुरू कर दिया। मैंने अपने छोटे भाई को एक बड़े कॉलेज में दाखिला करवाया, अच्छे से हॉस्टल में छोड़ा और अपने भाई से दूर रहना बहुत ही मुश्किल था। अब कुछ दिनों से मैंने अपने भाई को अच्छे से संभाल लिया था और उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती वो
देकर आती थी। मैं घर पर अकेली रहती थी। माँ पापा की याद मुझे बहुत सताती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती थी। कुछ दिन बाद मेरे मामा मामी हमारे घर पर आए। उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ देर बातें करने के बाद उन्होंने मुझे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन मैं कैसे जा सकती थी, क्योंकि जहाँ पर मेरी ड्यूटी थी वो मेरे ननिहाल से बहुत दूर था। आने जाने में कई घंटे लगते थे, इसलिए मैंने जाने से मना कर दिया। दरअसल वो लोग मेरे रिश्ते की बात करने आए थे। मामा ने कहा कि बेटी, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, कब तक यूँ अकेली रहोगी, तुम शादी कर लो ताकि तुम्हारा सहारा मिल जाएगा और अकेलापन दूर हो जाएगा। मुझे शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मामा से कैसे बोल सकती थी, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी थी अभी, क्योंकि वो मुझसे बड़े थे और मेरी माँ पापा जैसे थे, उन्हें भी तो मेरी फिक्र थी। खैर मैंने उन्हें हाँ बोल दी। फिर कुछ दिन यूं ही निकले। फिर एक दिन मामा का कॉल आया और वो कह रहे थे कि मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। दूसरे दिन लड़के वालों ने आने से पहले मामा मामी आ गए और सारी तैयारियों में हाथ बटाने लगे। कुछ देर बाद लड़के वाले आए, मुझसे कुछ बातें की और कहा हमें लड़की पसंद है। इस तरह मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। मेरे होने वाले पति का नाम अंकित था और वो भी सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन अफसोस वो भी मेरी तरह अनाथ थे। घर में सिर्फ अंकित और उनकी बहन प्रियंका ही रहते थे। इस तरह मेरी अंकित से कॉल पर बात होने लगी और दोनों के दिल मिलने में टाइम ना लगा। मुझे भी अब अंकित का स्वभाव और उसके विचार बहुत अच्छे लगने लगे। अब मेरे भाई का भी कॉलेज कंप्लीट हो चुका था। मेरा भाई घर आया और मुझसे खूब बातें करने लगा। अब मेरी शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। कुछ दिन बाद मेरी शादी की डेट जो निकल गई थी, मेरा भाई भी हर काम काज में भाग के सारे काम कर रहा था, जैसे मानो मेरी शादी में कोई कमी ना रखना चाहता हो। मेरी शादी में कोई कमी ना रहने वाली थी, लेकिन कमी सिर्फ एक चीज़ की थी, वो मेरे माँ बाप। उनकी याद मुझे बहुत सता रही थी। मुझे अब चिंता सताने लगी थी कि मेरी शादी के बाद मेरे भाई का ख्याल कौन रखेगा। मुझे डर था कि कहीं वो अकेला रहकर बिगड़ ना जाए। मैंने इस बारे में मामा से बात की तो उन्होंने मेरे भाई को अपने पास रखने का बोला और कहा कि उसकी देख रेख हम करेंगे और कभी भी कोई भी कमी महसूस नहीं होने देंगे। फिर कुछ दिन बाद मेरी बड़ी ही धूमधाम से अंकित से शादी हो गई और खुशियों के साथ मैं अपने ससुराल चली गई। वहाँ अंकित के रिश्तेदारों ने मेरा धूमधाम से स्वागत किया और सारी रस्में पूरी की। फिर मैंने और अंकित ने अपने नए जीवन की शुरुआत के कुछ दिन ऐसे ही निकाले। मेरी ननद जो अंकित की छोटी बहन थी, वो बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में ग्रेजुएशन कर रही थी और काफ़ी होशियार भी थी। अब मेरा भाई भी बड़ा हो चुका था और पढ़ाई करके अच्छी जॉब भी करने लगा था। खैर अब पढ़ाई पूरी होने को चली थी। हमारे आसपास के रिश्तेदारों से उसके लिए रिश्ते भी आने लगे थे। अंकित ने भी प्रियंका की शादी की सोच बना ली थी। कुछ दिनों बाद प्रियंका का रिश्ता एक बड़े खानदान में हो गया। उस दिन हम तीनों खाना खा रहे थे, तभी अंकित ने कहा कि प्रियंका के ससुर का फ़ोन आया था। उन्होंने शादी की तारीख पक्की कर दी है और 1 महीने बाद का मुहूर्त निकला है। हम लोग तैयारियों में लग गए, क्योंकि एक लड़की की शादी करते समय बहुत कुछ करना पड़ता है, किसी चीज़ में कोई कमी ना रह जाए, इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। शॉपिंग और घर की लिपाई पुताई पर पता ही नहीं चला कि कम 1 महीने का समय निकल गया। शादी में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। आखिर शादी का दिन आया और प्रियंका की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाई गई। अब विदाई के बाद सभी रिश्तेदार चले गए और मैं भी सामान देने लगी। सब काम निपटाने के बाद कुछ देर आराम करने लगी। ऐसे ही काफ़ी दिन निकलते गए। अब एक समस्या आ गई थी। मेरे और अंकित के लाख कोशिश के बाद भी माँ नहीं बन पा रही थी। डॉक्टर के चक्कर लगा कर हम थक चुके थे। ऐसे ही एक दिन हमारे पड़ोस में कुछ नए पड़ोसी आए। एक औरत अपने बेटे के साथ रहने आई थी। कुछ दिनों में ही हमारी काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। कभी कभार उनके घर से कुछ सामान की कमी पड़ जाती तो अक्सर हमारे घर से ही ले जाती थी। एक दिन हम लोग बैठे थे, तभी वो हमारे घर आई और कहने लगी कि मेरा भतीजा ही भाई भाभी उसके बचपन में ही दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तभी वह अकेला ही रहता है। मैंने उसकी पढ़ाई लिखाई करवाई और एक अच्छी जॉब दिलवा
दी, अब बड़ा हो गया है इसलिए अकेला रहता है, आप लोग उसे गोद ले लो। हालांकि वह बड़ा है पर अच्छे संस्कारों में बड़ा हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने शाम को अंकित के आने के बाद उन्हें ये बात बताई। अंकित ने मेरा हाथ थाम कर कहा कि देखो कविता, हम लोगों को इस पर कोई जोर नहीं है। अगर भगवान नहीं चाहते हमारी कोई संतान ना हो तो हमें यही मंजूर करना होगा। आज नहीं तो कल हमें एक बच्चा अडॉप्ट करना ही था। क्यों ना हम पड़ोसन दीदी के भतीजे को ही ले ले। अब विधि इतनी अच्छी है, उन्होंने ही उसका पालन पोषण किया है तो अच्छा ही होगा ना। और उस बेचारे को गोद लेने का विचार बना लिया। आज हमारी शादी की 10वीं सालगिरह थी। आज ही के दिन हम लोगों ने उस लड़के को गोद लिया। उसका नाम कपिल था। अनुकूल हम लोगों को शुरू में एक दूसरे को समझने में काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर कुछ दिन बाद हम बिल्कुल घुल मिल गए और हम भी उसे अपना बेटा मान चुके थे। ऐसे ही 1 साल निकला। उसके बाद हमने कपिल की शादी करने की सोची। अगले दिन से ही लड़कियां देखना शुरू कर दी। कुछ रिश्ते देखने के बाद कपिल के लिए एक अच्छा रास्ता मिल गया। लड़की का नाम काजल था। हम लोगों ने कपिल की शादी वैसे बड़ी ही धूमधाम से करवा दी। शादी के बाद भी सभी रस्मों को पूरा किया गया और काजल को कपिल के कमरे में छोड़ आए। कुछ देर बाद में कपिल के कमरे में चिल्लाने की आवाज़ आई। हम लोग घबरा गए और दौड़कर कपिल के कमरे में गए। वहां जाकर देखा तो कपिल बेहोश पड़ा था और काजल कमरे से गायब थी। हम लोगों ने कपिल को जैसे तैसे होश में लाए और काजल के बारे में पूछा। कपिल ने अपना सिर पकड़कर कहा उसे कुछ भी नहीं पता। वो तो जैसे ही कमरे में आया तो अचानक से बेहोश हो गया और फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। हम लोग बहुत घबरा गए कि आखिर काजल कहाँ गई। सब जगह तलाश की लेकिन काजल का कोई पता नहीं चला। आखिर हम लोगों ने ये स्वीकार किया कि शायद काजल शादी से खुश नहीं थी, इसलिए अपनी पसंद के लड़के के साथ भाग गई। अब ऐसे ही कुछ दिन हम लोगों ने कपिल की दूसरी शादी करवाने की सोची। काफ़ी मेहनत के बाद एक अच्छा परिवार का रिश्ता मिल गया और कपिल की शादी हो गई। अब जैसे ही रात हुई लोगों के कमरे से फिर वही ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई और हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखा कि कपिल बेहोश पड़ा था और उसकी बीवी कमरे से गायब थी। हम लोगों की हालत ख़राब हो गई कि डर के मारे हमारी जान निकली जा रही थी। इस तरह कपिल की 3 शादी करवा दी थी, लेकिन शादी की दूसरी रात दुल्हन गायब हो जाती थी और कपिल अपने कमरे में बेहोश मिलता था। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। लोगों में गलत बातें शुरू हो गई थी। कोई कहता कि कपिल पर बुरी शक्तियों का साया है तो कोई कहता कपिल अशुभ है। हम लोगों का मुंह तो पकड़ नहीं सकते थे, इसलिए हम लोगों ने बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। अब तो कपिल का रिश्ता होना मुश्किल हो गया था, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी को हमारे घर की बहू के रूप में नहीं भेजना चाहता था। सबको यही लगता था हमारे घर में कोई काला जादू होता है जिसकी वजह से लड़कियां गायब हो जाती हैं। अब हम लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, लेकिन हम कपिल को इस तरह कुंवारा भी तो नहीं रख सकते थे। हम लोगों ने कपिल की चौथी शादी के बारे में सोचा और लड़की तलाशने लगे। अब की बार आसानी से हमें कोई रिश्ता नहीं मिलने वाला था। जैसे तैसे रिश्ता देखा, लड़की भी पहले से एक बार शादीशुदा थी। लड़की का नाम रीता था। रीता की शादी को केवल 5 महीने ही हुए थे कि उसका पति का देहांत हो गया था। रीता अपने माता पिता के पास एक विधवा की ज़िंदगी जी रही थी। हम लोगों ने रीता के माता पिता से कपिल की बाकी की 3 शादियों के बारे में बात कर ली थी। उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं लगी और हम लोगों ने कपिल और रीता की शादी करवा दी। हमारा दिल बहुत घबराया हुआ था कि कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए। कपिल की बाकी की 3 शादियों में हुआ था। रीता के गृह प्रवेश के समय मेरी ननद भी आ चुकी थी। दरअसल और उसके पति शादी के बाद विदेश चले गए थे, अभी लौटे थे। उन लोगों को मैंने सब बातें फ़ोन पर बता दी थी। रीता का अच्छे से गृह प्रवेश करवाया गया। यूँ तो खुशी का दिन था, लेकिन हम लोगों में से किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में तो सिर्फ वही बात चल रही थी कि पता नहीं इस बार भी ना जाने क्या होगा। साथ ही मन में इस बात का डर घेर डाला था कि पिछली बार की तरह हो गया, क्या करेंगे। इस पर मेरी ननद ने कहा कि क्यों ना हम लोग आज देखें कि आखिर कपिल के कमरे में होता क्या है। हम लोगों ने प्रियंका की बात मान ली और आज रात कपिल के कमरे में छुपकर देखने का प्लान बनाया कि आखिर क्या होता है। जिसे ही रात हुई हम लोग कपिल के कमरे में वही कोने में छुप गए और देखने लगे कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही कपिल कमरे में आया, उसके बाद जो हुआ उसे देखकर हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। हमने देखा कपिल एक बड़े से चाकू के साथ
बाद कमरे में आया है। कपिल ने जैसे ही रीता पर चाकू से वार करना चाहा तब अंकिता ने जाकर उसे रोक लिया। हम लोगों को वहां देखकर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंकित ने उसे कस के पकड़ रखा था और अंकित ने तमाचा कपिल के गाल जड़ दिया। कपिल रोने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर देना, दरअसल मैं आपकी उस पड़ोसन वाली विधि का बड़ा बेटा हूँ, ना कि उसका भतीजा। हम लोग हमेशा सही ऐसे देखते हैं जहाँ भोले वाले लोग रहते हैं और फिर उसको शिकार बनाकर लूट लेते हैं। इस तरह इस बार भी हमने शिकार बनाया। जैसे ही मेरी माँ को पता चला कि आपकी कोई संतान नहीं है तो उन्होंने अपने भतीजा बनाकर यहाँ करवाने का प्लान बनाया ताकि आप लोगों को सारी जानकारी, सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करवा सके, यहाँ से भाग जाए। इसलिए मैंने शादी के बाद सभी लड़कियों को जिनसे मेरी शादी हुई थी उनको मार डाला, क्योंकि अगर शादी के बाद भी उन्हें पत्नी बना लेता तो हमारा लूट का प्लान बिगड़ जाता और शादी से मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि आप लोगों को शक हो जाता। इसलिए मैं अपनी पत्नियों को मारकर पीछे के दरवाजे से बाहर जाता और खेतों में मिट्टी में दफना लेता और वापसी आकर बेहोशी की दवा सूंघ लेता और बेहोश हो जाता ताकि आप लोगों को कोई शक ना हो और सबको लगे कि दुल्हन घर से भाग गई है। कपिल की ये बात सुनकर हम लोगों ने अपने सिर पकड़ लिया। अंकित ने पुलिस को बुलाया और कपिल और उसकी मां को गिरफ्तार करवा दिया। मैं तो बस यही सोचकर मरी जा रही थी कि कोई पैसे के लिए इतना कैसे गिर सकता है और उन लड़कियों का क्या कसूर था जो बिना किसी गुनाह के कपिल का शिकार हो गई थी और इस दुनिया से चली गई, जिसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि और कुछ कर सके। मैं बस इतना ही सोच पा रही थी कि लोग पैसे के लिए कितना गिर जाते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।